जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम एनसीईआरटी की नई पुस्तक सामाजिक विज्ञान के पाठ नंबर 6 के बारे में बात करेंगे। पाठ का नाम है भारतीय सभ्यता का प्रारंभ। पाठ की शुरुआत करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता जो हड़प्पा सिंधु अथवा सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जानी जाती है, वास्तव में कई मायनों में एक अनूठी सभ्यता थी। क्या आपको लगता है कि जो हम जिस रूप में आज भारत को देखते हैं वो हमेशा से ऐसे रहा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसे परिवर्तित होने में, विकसित होने में हजारों साल लगे हैं। तो जो सबसे पहले जो भारत की जो सबसे पहली प्राचीन सभ्यता है वो हड़प्पा सभ्यता, तो उसके बारे में हम इस पाठ में जिक्र करेंगे या विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे और समझते हुए, उदाहरण के माध्यम से समझते हुए चलेंगे। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता जो हड़प्पा सिंधु अथवा सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जानी जाती है, इसको हम सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। वास्तव में कई मायनों में यह अनूठी सभ्यता है। अनूठी सभ्यता क्यों है? क्योंकि इसके जैसी सभ्यता है, इसकी जैसी सभ्यता मतलब कि हड़प्पा जैसी सभ्यता पहले हमें देखने को कहीं नहीं मिलती। और एक सम्यक रूप से संतुलित समुदाय रहता है। तो जो सभ्यता होती है इसमें एक संतुलित और विकसित समुदाय रहता है, जहाँ धनवान और निर्धन के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होता। जैसे आपके आज के संदर्भ में देखते हो, आज के समय में कि गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। इसमें अमीरी और गरीबी का खाई बहुत ज़्यादा है। तो पहले उस सभ्यता में, किस सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में गरीब और निर्धन में ज़्यादा अंतर नहीं होता था। संक्षेप में कहें तो हड़प्पा के सामाजिक परिदृश्य में शोषण नहीं था, कि शोषण जैसी कोई चीज़ नहीं थी। जैसे हम देखते हैं गरीबी को लेकर या किसी जाति धर्म विशेष को लेकर तो शोषण होता है, तो उस समय में ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि आपसी सामंजस्य दिखाई देता, आपस में भाईचारा सहयोग की भावना उस समय की सभ्यता में दिखाई देते हैं। अब प्रश्न उठता है कि सभ्यता क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप की प्रारंभिक सभ्यता कौन कौन सी थी, उसकी प्रमुख उपलब्धियां क्या थी? तो इस पाठ में हम इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले सभ्यता क्या है। जब हम सभ्यता समझ लेंगे कि सभ्यता क्या है, तो इस पाठ को समझना बहुत और भी आसान हो जाएगा। तो सभ्यता मानव समाज में उस विकसित स्तर को कहते हैं जिसमें सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संगठन उच्चतम स्तर पर होते हैं। कि पूर्ण रूप से सभी स्तर होते हैं जो किसी भी समाज को या किसी भी देश को विकसित करने में महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्तर होते हैं, तो वो उच्च स्तर पर होते हैं। सभ्यता के अंतर्गत लोग संगठित ढंग से नगरों में निवास करते हैं। तो किसमें निवास करते हैं? नगरों में। तो जो हड़प्पा सभ्यता थी इसे नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। ये नगरीय सभ्यता, पहले नगरीय सभ्यता थी। लिखित भाषा का उपयोग भी करते हैं, कला, विज्ञान और तकनीकी विकास करते हैं, और सामाजिक नियमों और परंपराओं के तहत अपना जीवन व्यतीत करते हैं, यानी कि मतलब अपना जीवन जीते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक चित्र दिखाई दे रहा है। तो यह जो चित्र है ये हड़प्पा सभ्यता का ही है, जिसमें ये चित्र धोलावीरा किला है, क्षेत्र का उत्तरी प्रवेश द्वार है। आप धोलावीरा क्या है आपको पता होना चाहिए। धोलावीरा एक जगह का नाम है जो कहाँ पर है? गुजरात में, गुजरात के कच्छ जिले में। ठीक है, ठीक है बच्चों, इसका आप यहाँ से देख सकते हो। ये गुजरात, यहाँ पर देखो ये भारत का नक्शा है। ठीक है, और यहाँ पर आपको धोलावीरा दिखाई दे रहा होगा बच्चों। ये गुजरात के कच्छ जिले में है। ठीक है, ये हड़प्पा सभ्यता का एक नगर है। अब प्रश्न उठता है कि धोलावीरा क्यों प्रसिद्ध? क्योंकि धोलावीरा को इस सभ्यता के सबसे बड़े और सबसे उन्नत नगरों में से एक माना जाता है।
हड़प्पा सभ्यता के। इसकी बात कर रहे हैं बेटे हम, हड़प्पा सभ्यता की। यह स्थल अपनी उन्नत शहरी योजना, जल प्रबंधन प्रणाली और स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। और इसकी जो 2021 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता मिली है। ठीक है, इसलिए धोलावीरा अधिक प्रसिद्ध। आगे देखो बच्चों, अब सभ्यता क्या है? अगर हम साधारण शब्दों में समझे, सभ्यता मतलब सिविलाइजेशन। ठीक है, मानव समाज के उच्च स्तर को कहते हैं। ठीक है, इसमें दे रखा है क्या, अध्याय 4 के अंत में हमने देखा कि कैसे मनुष्य का पहला समूह एक स्थान पर रहने लगा, कृषि करने लगा, कैसे अपने कुछ तकनीकों जैसे भवन निर्माण, धातु विज्ञान, यातायात साधन का विकास किया और सभ्यता की ओर उन्मुख हुआ। सभ्यता की ओर उन्मुख हुआ ना, बढ़ा, सभ्यता की ओर बढ़ा। तो यहाँ पर धातु विज्ञान एक शब्द दे रखा है। धातु विज्ञान के अंतर्गत प्रकृति से धातु निष्कर्षण, मतलब धातुओं को प्रकृति से बनाना, उन्हें शुद्ध करने, आपस में मिलाने की तकनीक के साथ साथ धातु और उसके गुणों का वैज्ञानिक अध्ययन शामिल होता है, उसे धातु विज्ञान कहते हैं। ठीक है, और पिछले अध्याय में हमने इस पर पढ़ा कि किस तरह से लोग कृषि करने लगे, किस तरह से भवनों का निर्माण किया, मनुष्य किस तरह से एक कस्बे में, नगरों में बसता चला गया। तो उस पर यह अध्याय 4 में दिया हुआ है। आखिर सभ्यता है क्या? सामान्यतः इस शब्द का प्रयोग मानव समाज के उन्नत चरण के लिए किया जाता है। उन्नत चरण में विकसित चरण के लिए, सबसे उच्च स्तर के लिए। इसे और स्पष्ट करने के लिए हम यहाँ इस बात पर विचार करेंगे कि सभ्यता में कम से कम निम्नलिखित विशेषता होनी चाहिए। मतलब जो विकसित सभ्यता होगी, ये सारी की सारी विशेषताएं उस सभ्यता में होनी चाहिए। पहला, शासन और प्रशासन का कोई रूप हो कि सरकार चलाने के लिए या जो भी नगर है, नगर का संचालन किस तरह से हो, उसमें नियम कायदे कानून कैसे हों, उसको चलाने के लिए शासन प्रशासन की जरूरत थी। तो इसमें जटिल समाज और उसके अनेक कार्यकलापों का प्रबंध हेतु इनका काम ये करना होता है। ठीक है बेटे, आगे देखो, नगरीकरण। नगरीकरण में क्या है कि नगर योजना, नगरों का विकास, उनका प्रबंधन, मतलब उनका रख रखाव, उनकी लोगों की जरूरतें, नगर में रहने वालों की, जिसमें सामान्यतः जल प्रबंधन और जल विकास व्यवस्था आती है। ये कहाँ की बात की गई है? ये हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें। ठीक है, विभिन्न प्रकार के शिल्प, कच्चे माल जैसे पत्थर और धातु का प्रबंध और तैयार माल जैसे आभूषण और उपकरण का उत्पादन, ये सारी चीज़ें एक विकसित सभ्यता में आती हैं, जो कि हड़प्पा सभ्यता में थी। व्यापार, सभी प्रकार की वस्तुओं का आदान प्रदान के लिए आंतरिक मतलब एक नगर से दूसरे नगर या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, और बाहरी मतलब किसी दूसरे क्षेत्र या विदेश में, किसी विदेश में अन्य भागों के साथ व्यापार करना। ठीक है, लेखन का कोई रूप, कोई जो भी लेखों को रखने और संवाद बनाने के लिए आवश्यक होता है, इसे सजो कर रख सके आने वाली पीढ़ी के लिए। जीवन और विश्व के बारे में सांस्कृतिक विचार, कला, स्थापत्य, साहित्य, श्रुति परंपरा और सामाजिक रीति रिवाजों के माध्यम से जीवन और विश्व की अभिव्यक्ति। ठीक है बच्चों, आगे देखो, कृषि उत्पादकता, जो गांव ही नहीं बल्कि नगरों को भी भोजन उपलब्ध कराना होता है। कृषि से विकसित हो, कृषि के लिए उसके पास सारे संसाधन हो। ठीक है, कृषि की जानकारी हो, तो उस चीज़ को भी शामिल किया जाता है एक विकसित सभ्यता में। ठीक है, आइए विचार करें कि ऊपर बताए गए विशेषताओं में से आप किसे मूलभूत विशेषता मानते हैं। सबसे पहले कृषि जरूरी है। खाना, कोई व्यक्ति को खाना नहीं मिलेगा तो वह किसी और चीज़ में ध्यान ही नहीं लगा पाएगा। ठीक है, जीवन में विश्व के बारे में सांस्कृतिक विचार, कला, स्थापत्य, साहित्य, श्रुति आदि रीति रिवाजों का मानना, ये भी होना चाहिए। ठीक है, और व्यापार होना चाहिए, शासन प्रशासन होना चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें एक विकसित सभ्यता में या मूलभूत विशेषताएं होती है इस सभ्यता की।
आगे देखो बेटा, आइए पता लगाए। ऊपर दी गई सूची में प्रत्येक विशेषता के लिए आप इस समय के समाज के विद्यमान व्यवसाय और रोजगार की सूची तैयार कर सकते हैं। अब पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि उस समय में लोग किस तरह का व्यापार करते थे, ठीक है, वो किस पर आश्रित थे, तब जाकर हम इस चीज़ को उत्तर दे सकते हैं। तो रोजगार, जो उनका रोजगार था वो अधिकतर कृषि पर आधारित था, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में व्यापार और रोजगार की एक उन्नत और विविध प्रणाली थी। वो कैसे, मुख्यतः सिंधु सभ्यता के लोग कृषि पर, किस पर, कृषि पर, शिल्प कला पर और व्यापार पर, ठीक है, व्यापार पर निर्भर थे। व्यापार किस तरह का व्यापार था उनका, वो किस तरह से व्यापार करते थे, वो करते थे जैसे मटके बनाना या मिट्टी के बर्तन बनाना, ठीक है, धातु की वस्तुएं बनाना, तो इस तरह का व्यापार करते थे। आभूषण बनाना, इसमें कांस्य, सोना, चांदी, तांबा आदि के होते थे, ठीक है, इस तरह का, या मछली पकड़ना या पशुपालन करना, उस तरह के व्यापार, इस तरह की सूची आप बना सकते हो। अब आगे देखो, आज उसके अधिकांश समाजों में इन सभी विशेषताओं को आसानी से देखा जा सकता है। जिस तरह हमने सभ्यता को परिभाषित किया, उस अर्थ में सभ्यता का आरंभ कब हुआ, तो जो हम हड़प्पा सभ्यता का आरंभ जो मानते हैं वो इसमें दिया गया है 6000 वर्ष पहले सभ्यता का आरंभ हुआ, ठीक है। विश्व के विभिन्न भागों में अलग अलग समय पर सभ्यताओं का आरंभ हुआ है। जिस क्षेत्र में मेसोपोटामिया, जो आधुनिक इराक और सीरिया के नाम से जाना जाता है, उसे हम मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं, वहाँ लगभग 4000 वर्ष पहले सभ्यता का आरंभ हुआ और इसके कुछ शताब्दियों के बाद प्राचीन मिस्र की सभ्यता का आरंभ हुआ। और आप इस सभ्यता और अन्य सभ्यताओं के बारे में अलग से कक्षा में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। इसके बारे में अलग से जानकारी दी जाएगी आपको कि जो ये सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता। अब हम जो पर पढ़ रहे हैं यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ रहे हैं। सही अर्थों में उन प्राचीन सभ्यताओं के बहुत बड़े योगदान और प्रगति के कारण ही मानवता आज वर्तमान स्थिति में पहुंच पाया। उन्हीं के प्रयासों से ही जो सभ्यता विकसित है, जो आज के समय में हम देखते हैं अपने देश को, अपने आसपास के को माहौल को, वे उस सभ्यता का ही देन है। अभी हम केवल भारतीय उपमहाद्वीप और उसके उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर दृष्टि डालेंगे। जो हम बात करेंगे विशेष रूप से केवल भारतीय उपमहाद्वीप और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है, भारत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, जहाँ से हमारी कहानी प्रारंभ होती है, मतलब हमारी सभ्यता का निर्माण होता है, शुरुआत होती है हमारी सभ्यता की शुरुआत, ठीक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता यहाँ पर दे रखा 4000 सामान्य संवत पूर्व, मिस्र की सभ्यता का आरंभ 3000 सामान्य संवत पूर्व और 2000 सामान्य संवत पूर्व सिंधु सरस्वती की सभ्यता का आरंभ माना जाता है। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि 2600 से 1900 सामान्य संवत पूर्व यानी ईसा पूर्व तक सिंधु सरस्वती सभ्यता का समय दर्शाती समय रेखा, ये समय रेखा जो दी गई है कि ये किस तरह से सभ्यताएं आगे बढ़े, कौन कौन सभ्यताएं किस समय पर विकसित हुई। गांव से नगर, सबसे पहले गांव से नगरों का बनना। पंजाब आज भारत और पाकिस्तान में विभाजित है। जो पहले पूरा पंजाब था 2 हिस्सों में बटा, जब अंग्रेजों से गुलामी से आज़ादी मिली थी भारत को, तो भारत 2 देशों में बट गया, पाकिस्तान और भारत। और सिंध अब पाकिस्तान में है। के विशाल मैदानों को सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियाँ सिंचित करती है। मतलब वो जो नदियाँ है सिंधु नदी, उसके आसपास की नदी चिनाब नदी, सिंधु नदी, ये इनकी बात की गई है, ठीक है।
उसके इन क्षेत्रों को विकसित करती है। कृषि के क्षेत्र में या व्यापार के क्षेत्र में हम अधिकतर देखते हैं कि जो जिस भी सभ्यता का निर्माण हुआ है वो किसी न किसी नदी के किनारे हुआ है, ठीक है, जिससे जल का स्रोत उसे आसानी से मिल सके। आप दिल्ली को भी देख सकते हो, दिल्ली भी यमुना के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। बड़े बड़े शहर किसी न किसी नदी के किनारे बसे होंगे। सहायक नदी क्या है? वह नदी जो किसी बड़ी नदी या झील में मिलती है। उदाहरण के लिए यमुना नदी गंगा की सहायक नदी है। सिंधु नदी ने इन मैदानों को उपजाऊ और कृषि अनुकूल बनाया। किस क्षेत्र को? भारत पाकिस्तान के पंजाब के आसपास के क्षेत्र को, ठीक है। इस मैदानों की पूर्व दिशा में कुछ सहस्त्राब्दियों मतलब शताब्दियों से पहले एक अन्य नदी सरस्वती, जो हिमालय की तलहटी से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के कुछ क्षेत्रों से होकर प्रवाहित होती थी, मतलब बहती थी या निकलती थी। 3500 सामान्य संवत से इस पूरे क्षेत्र में गांव नगरों में परिवर्तित हो गए। अब क्या हुआ? धीरे धीरे विकास होने लगा। अब जब विकास होने लगा तो क्या हुआ? गांव धीरे धीरे नगरों में परिवर्तित होने लगे, ठीक है। और लगभग 2600 सामान्य संवत पूर्व बढ़ते बढ़ते व्यापार और अन्य विनिमयों के कारण नगर महानगरों में परिवर्तित हो गए। मतलब वस्तुओं के आदान प्रदान, विनिमय मतलब वस्तुओं का आदान प्रदान, व्यापार में प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं का आदान प्रदान, ठीक है, विनिमय कहलाता है। तो महानगरों में फिर क्या हुआ? तो एक जो नगर थे वो फिर महानगरों में विकसित होने लगे। इस सभ्यता को पुरातत्ववेताओं ने सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु सरस्वती सभ्यता जैसे नाम दिए। अब ये पुरातत्ववेता किन्हें कहते हैं, पहले ये पता होना चाहिए। पुरातत्ववेता होते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, वे व्यक्ति होते हैं जो प्राचीन सभ्यताओं और उनके अवशेषों का अध्ययन और विश्लेषण करते हैं। कि पुरातत्ववेता पुरानी वस्तुओं या धरोहर स्थलों, अवशेषों और मानव निर्मित वस्तुओं के आधार पर मानव इतिहास और संस्कृति के विकास का पता लगाते हैं कि वह कितने समय की है, कब की है, इसका निर्माण कब हुआ, ठीक है, इसको बनने में कितना समय लगा, इन चीज़ों के बारे में। उनके कार्य का मुख्य उद्देश्य यह समझाना होता है कि प्राचीन समाज कैसे रहते थे, उनका आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन कैसा था और वे किस प्रकार की प्रौद्योगिकी और वास्तुकला का उपयोग करते थे। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो पुरातत्ववेता हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता आदि के नाम से जाना। हम इन सभी नामों का प्रयोग करेंगे। इस सभ्यता के निवासियों को हड़प्पाई या हड़प्पावासी कहते हैं। जो ये सभ्यता है, इसके आसपास के लोग हैं, आसपास की सभ्यता के लोग हैं जो हम देखते हैं, ठीक है। तो हम किस नाम से पुकारते हैं, किस नाम से जानते हैं? हड़प्पा या हड़प्पावासी। यह विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। हड़प्पा सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। इसका विकास प्रक्रिया को भारत का पहला नगरीकरण भी कहा जाता है कि भारत में पहला विकास, जो नगर का निर्माण जो हुआ था वो हड़प्पा सभ्यता में हुआ था। अब इसे हम विस्तार से आगे इस पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, वर्तमान में इस सभ्यता के निवासियों को हड़प्पा या हड़प्पावासी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका सीधा सा उत्तर है कि लगभग एक शताब्दी पहले, कितने 1920 या 21 में हड़प्पा, जिसमें आज के पाकिस्तान और पंजाब, इस सभ्यता से संबंधित पहला उत्खनित नगर था। कि पहला जो सबसे पहले जिस पता चला जिस नगर के बारे में, वो हड़प्पा के बारे में पता चला था। तो पुरातत्ववेताओं ने उसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया, ठीक है बच्चे। आगे देखो, यहाँ पर आपको दे रखे है पूरा भारत, ये भारत का उत्तर पश्चिम का आसपास का क्षेत्र है, ठीक है बेटे। तो इसमें सारी सभ्यताओं के नाम दे रखे हैं। नगर में कौन कौन से नगर थे, जैसे यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता यहाँ पर है, ठीक है, पंजाब मतलब वर्तमान में पाकिस्तान, ठीक है। कालीबंगा, ये कालीबंगा वर्तमान में राजस्थान, ठीक है। राखीगढ़ी वर्तमान में हरियाणा,
धोलावीरा वर्तमान में गुजरात, ये प्रमुख सभ्यता है। मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान, ठीक है। इन सभ्यताओं के नाम से भी नहीं जाना जाता है और ये इस सभ्यता के प्रमुख नगर है, ठीक है। और आप देख रहे हो कि नदी है, नदियों के आसपास ये इन सभ्यताओं का निर्माण हुआ है, ठीक है। जो भी ये है चन्हुदड़ो, ठीक है, करणपुरा, बनावली, ठीक है, ये सब के सब नदियों के आसपास इनका निर्माण हुआ, इन सभ्यताओं का विकास हुआ, ठीक है। ये सब झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, ठीक है। इधर सरस्वती नदी ये वाली, ये सब प्रमुख नगर है हड़प्पा सभ्यता के। आगे देखो, इस सभ्यता के कुछ प्रमुख नगरों को मानचित्र में दर्शाया गया है, जिसमें हमने अभी बात की है, जिस पर कि आप कक्षा में गतिविधि के माध्यम से इस दर्शाए गए नगरों के अगले पृष्ठ पर दी गई तालिका में दिए गए आधुनिक राज्य अथवा प्रदेशों के साथ मिलान कर सकते हैं। जो हमने अभी नाम देखते कौन सा कहाँ पर है, ठीक है बच्चों। हमें मिलान करना है कौन सी सभ्यता कौन से नगर में है वर्तमान में, ठीक है। हड़प्पा नगर ये है और आधुनिक राज्य या प्रदेश, ठीक है बच्चों। अब देखो धोलावीरा कहाँ पर है, गुजरात में, ठीक है। और जो हड़प्पा सभ्यता है वो पाकिस्तान के प्रांत में स्थित है और यह रावी नदी के पास स्थित है और सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगरों में से एक है। तो हड़प्पा सिंधु सभ्यता, ठीक है। कालीबंगा हो गया राजस्थान, ठीक है। राखीगढ़ी हरियाणा, बच्चों यहाँ पर दिए गए हैं एक तरफ हड़प्पा के नगर, एक तरफ आधुनिक राज्य या प्रदेश, तो हमें इनका मिलान करना है। अब देखो धोलावीरा हमें पता चला है, हमने बात की है तो पता चला तो गुजरात में है, ठीक है। हड़प्पा पंजाब में है, कालीबंगा राजस्थान में है, मोहनजोदड़ो सिंध प्रदेश वर्तमान पाकिस्तान, ठीक है। राखीगढ़ी हरियाणा, ठीक है। हड़प्पा पाकिस्तान जो है ये वर्तमान में कुछ पंजाब में भारत के और कुछ पाकिस्तान में, ठीक है। आगे देखो बच्चों, सरस्वती नदी के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि सरस्वती नदी की मानचित्र में हमने 89 पॉइंट चित्र में सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियों को दर्शाया गया है। चित्र कौन सा 6.3, देखो बच्चों ये रहा 6, यहाँ पर सरस्वती नदी ये रही, ठीक है बच्चों, ये रही। ये सरस्वती नदी है, ठीक है। जो यहाँ से गुजरात, फिर राजस्थान से हरियाणा से फिर हिमालय से निकलती है, ठीक है। हिमालय की है सरस्वती नदी। अगर देखो हम इस चित्र की बात करें तो इसमें सरस्वती नदी के बारे में बताएंगे। अब यह वर्तमान में ये नदी विलुप्त हो चुकी है और जब बारिश होती है बरसात के महीने में ये नदी फिर दोबारा से बहने लगती है, ठीक है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे नगर इन नदियों के किनारे विकसित हुए, ठीक है। जिसमें पहले ही बताया गया आपको जो अधिकतर जो बड़े बड़े नगर हैं या बड़ी बड़ी सभ्यताएं हैं किसी न किसी नदी के किनारे विकसित हुई हैं। सरस्वती नदी जिसे आज भारत के घग्गर और पाकिस्तान के हाकरा में इसे घग्गर आकरा भी कहा जाता है के नाम से जाना जाता है, के किनारे भी अनेक पर्यटन मिले हैं। आज यह एक मौसमी नदी है जो मात्र वर्षा ऋतु के दौरान ही बहती है, कि यह विलुप्त हो चुकी है वर्तमान में, ठीक है। लेकिन इसका जो हमें वर्णन है हमारे ऋग्वेद में भी मिलता है। यहाँ पर आगे भी दिया हुआ है। सरस्वती नदी का वर्णन सबसे पहले प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में मिलता है। इसके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे, ठीक है। ऋग्वेद में सरस्वती को एक देवी और पर्वत से निकलकर समुद्र
तक बहने वाली एक नदी दोनों रूपों में पूजा गया है। बाद में ग्रंथों में इस नदी के सूखने और अंत में लुप्त हो जाने का वर्णन भी मिलता है कि किस तरह से यह नदी विलुप्त हुई। अब यहाँ पर हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो हड़प्पा सभ्यता और उसके नगर योजना के बारे में जानने का है। ठीक है, तो हम ही पहले इसी पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। नगर योजना, नगर योजना है क्या? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो अब पाकिस्तान में है, इस सभ्यता में सबसे पहले दो नगर जिसकी खोज लगभग एक शताब्दी वर्ष पूर्व 1924 ईस्वी में की गई। सिंधु नदी के मैदानों में बहुत से पुरास्थल मिलते हैं, जिसके कारण इस सभ्यता को आरंभ में सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा गया है। नदी के किनारे मिलने के कारण, कौन सी नदी के कारण? सिंधु नदी के किनारे मिलने के कारण इसको सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा गया। बाद में अन्य प्रमुख नगरों जैसे धोलावीरा जो आज के वर्तमान में गुजरात में है, राखीगढ़ी वर्तमान में हरियाणा में है, ठीक है, गंभीरीवाला पाकिस्तान के चेलिस्तान स्थल में है, और सैकड़ों छोटे छोटे स्थलों जैसे गुजरात में लोथल की खोज की गई एवं कुछ ही खुदाई भी की गई। इस प्रकार की खोजें आज भी जारी हैं। यह रोचक है कि सरस्वती नदी की द्रोणी मतलब बेसिन में न केवल दो महानगर हैं, कौन कौन से? राखीगढ़ी और गंभीरीवाला आते हैं, बल्कि छोटे छोटे अनेक नगर हरियाणा में फरमाना, राजस्थान में कालीबंगा और कुछ अन्य नगर हरियाणा के एक दो नगर भिराना या बनावली भी आते हैं। ठीक है, तो ये सिंधु घाटी की सभ्यता ना होकर ये एक विस्तृत धीरे धीरे जैसे ही नगरों का पता चलता रहा तो वह विस्तृत सभ्यता के रूप में जाने लगी। ठीक है, कौन सभ्यता है? सिंधु घाटी की सभ्यता। तो अब इसको सिंधु घाटी की सभ्यता ना कहकर हड़प्पा सभ्यता या दूसरे नामों से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पर बताया गया है कि आपने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सुना होगा और आपने इस बात पर भी ध्यान दिया होगा कि हमने इसका प्रयोग नहीं किया। मानचित्र की दृष्टि डालें, जो हमने शिक्षा मंत्री में मानचित्र है, तो हम पाएंगे कि घाटी शब्द का अब इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि अब हम जानते हैं कि यह सभ्यता सिंधु क्षेत्र से बहुत आगे तक फैली हुई है। राजस्थान, हरियाणा, ठीक है, गुजरात, तो सिंधु नदी के आसपास या सिंधु घाटी के आसपास न होकर यह विस्तृत सभ्यता हो गई है। तो अब इसका प्राय सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से नहीं जाना जाता है। निसंदेह मानचित्र 89 में दिए गए क्षेत्र में पुरास्थलों की सघनता स्पष्ट दिखाई देती है इसमें। ठीक है, आगे देखो, अधिकांश हड़प्पा सभ्यता के नगर सुनियोजित योजना मतलब एक योजना के तहत और के अंतर्गत निर्मित किए गए। उन नगरों में चौड़ी सड़कें थी जो सामान्य चारों दिशाओं की ओर उन्मुख होती थी, चारों दिशाओं की ओर निकलती थी। अधिकांश नगरों के चारों ओर किलेबंदी की गई थी सुरक्षा की दृष्टि से। किलेबंदी में आमतौर पर सुरक्षा में उद्देश्य या किसी बस्ती या नगर के चारों ओर बनाई गई एक विशाल दीवार किलेबंदी कर देते हैं। जैसे हम देखते हैं कुछ समय पहले राजा महाराजा जो होते थे वो अपने किले की जहाँ पर वो रहते थे तो किलेबंदी करवा देते थे। ठीक है, ऐसे ही हम देखते हैं कि प्राचीन सभ्यता में ही हड़प्पा सभ्यता में नगर के दो विशिष्ट भाग होते थे। ठीक है, उसे एक ऊपरी भाग मतलब ऊपर एक ऊपरी नगर जहाँ संभवतः अभिजात वर्ग मतलब अमीर लोग, अभिजात मतलब अमीर लोग रहते थे, और निचला नगर जो साधारण लोग रहते थे। अभिजात वर्ग का यहाँ पर बताया गया क्या होता है। यह एक शब्द समाज उच्च स्तर पर जैसे शासक, अधिकारी, प्रशासक और प्राय पुरोहित या पुजारियों का संदर्भित करता है, मतलब वहाँ पर जो अधिकतर ये लोग ही रहते थे। कुछ बड़े भवनों का उपयोग सामूहिक उद्देश्य के लिए किया जाता था, जैसे उदाहरण के लिए गोदाम जहाँ परिवहन किए जाने वाली वस्तुओं को रखा जाता था, या सड़कों और गलियों में विभिन्न आकारों के निजी घर मिलते हैं। रोचक बात यह है कि बड़े और छोटे घरों के निर्माण की गुणवत्ता एक समान मिलती है। जो बड़े घर थे या छोटे घर थे सबकी गुणवत्ता सबको एक तरीके से बनाया गया था, उनमें किसी प्रकार का हमें फर्क देखने को, अंतर देखने को नहीं मिलता। सामान्यतः उन भवनों के निर्माण में ईंट का प्रयोग किया गया है, तो दोनों ही तरह के घर बनाने के लिए ईंट का प्रयोग किया गया।
आगे देखो, कुछ संरचनाओं के निर्माण का उद्देश्य आज भी चर्चा का विषय हो सकता है। किस तरह से, कौन कौन सी संरचनाएं, मतलब कौन कौन से निर्माण है जो बने हुए हैं, जो हमें तो वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में मिले हैं। जैसे मोहनजोदाड़ो में एक प्रसिद्ध महान स्नानगार, एक छोटा और विस्तृत स्नानगार है जिसका आकार 12 × 7 मीटर है। सबसे ऊपरी जमाई गई ईंटों पर जल रोधक सामग्री जैसे डामर के रूप में प्राकृतिक बिटुमन की परत चढ़ाई गई है। अब देखो यहाँ पर प्रश्न नंबर 9.3 और 6.6 चित्र में दिखाया गया है कि ये जो स्नानगार है ये रहा, इस स्नानगार की बात की गई है। ठीक है, मोहनजोदाड़ो का सबसे बड़ा स्नानगार है। ठीक है, 12 × 7, इसकी लंबाई 12 मीटर है और चौड़ाई इसकी लंबाई कितनी है, मतलब इस तरह से ये है कि 12 मीटर है और चौड़ाई इसकी 7 मीटर है। ठीक है बच्चों, आगे देखो, स्नानगार के चारों ओर छोटे छोटे कमरे मिलते हैं। उनमें से एक कमरे के अंदर कुआं मिला है। एक कमरे के अंदर जो आसपास के जो स्नानगार के आसपास के जो कमरे मिले, एक कमरे के अंदर क्या मिला है, कुआं। समय समय पर स्नानगार के पानी को खाली करने के लिए कोने में नाली भी बनी है। स्नानगार के आसपास नाली, पानी जैसे पानी खाली किया जा सके और स्वच्छ पानी भरा जा सके। इस स्नानगार को स्वच्छ पानी और समय समय पर भरा जाता था। ठीक है बच्चों, आगे देखो, अब यहाँ पर ये चित्र 6.4 चित्र है, ये कालीबंगा का है। इसमें निचले नगर में एक चौड़ी सड़क, ये निचला नगर है तो उसमें चौड़ी सड़क है। ठीक है, और आगे देखो, धोलावीरा के मध्य नगर में, धोलावीरा कहाँ है, गुजरात में। धोलावीरा के मध्य नगर के आवासीय क्षेत्र की लंबवत गलियां या सड़कें धोलावीरा की 3 अलग अलग क्षेत्र थे, न कि अन्य नगरों की तरह 2 क्षेत्र। इसमें जो धोलावीरा की बात करते हैं तो इसमें हमें 3 क्षेत्र मिलते हैं। ठीक है, बाकी में हमें 2 क्षेत्र मिले, उच्च नगर और निम्न नगर। ठीक है, इस नगर में अधिकांश भवनों की नींव पत्थरों से बनाई गई थी। तो ये नींव थी इनकी, जो भवन है, घर की नींव है, वो किससे बनाई गई थी, पत्थरों से। ठीक है बच्चों, आगे देखो, ये स्नानगार हम जिसकी बात कर रहे थे, आस पास छोटे छोटे कमरे हैं। ठीक है, एक कमरे में यहाँ पर कुआं मिला बताया गया है, मोहनजोदड़ो का सबसे महान स्नानागार। ठीक है, इसका निर्माण का उद्देश्य क्या रहा होगा, पुरातत्ववेताओं ने कहा है, आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा है कि अनेक संभावित व्याख्या प्रस्तुत की है कि किस तरह की सार्वजनिक स्नान के लिए स्नानागार, जैसे सार्वजनिक स्नान होता है ना, हम जाते हैं कुंभ के मेले में जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, उसी तरह की बात की जा रही है। सार्वजनिक स्नान केवल राजशाही परिवार के लिए स्नानागार या धार्मिक कार्यों के लिए प्रयोग होने वाला स्नानागार, तब इनका प्रयोग किया जाता था। हालांकि पहली व्याख्या अब स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि ये राजसी परिवार तो होते ही नहीं थे इस तरह के। ठीक है, समुदाय में लोग रहते थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पाया गया है कि नगरों के अधिकांश घरों में स्नानागार बने हुए थे, की सुविधा थी, सबके घर में स्नानागार बने हुए थे। स्नान घर जिसे आप कहते हो, जैसे आपका वॉशरूम बोल देते हो, बाथरूम बोल देते हो। ठीक है, उनकी बात की जा रही है यहाँ पर। आगे देखो, आइए पता लगाएं कि अंतिम 2 व्याख्याओं के बारे में कक्षा में चर्चा कीजिए। 2 व्याख्याएं बताई गई हैं। एक स्नानगार राजशाही परिवार अपने प्रयोग के लिए स्नान उस प्रयोग करता था, एक धार्मिक चीज़ों के लिए इसका प्रयोग करता था सभी लोग। ठीक है, धार्मिक अवसरों पर। क्या आप कोई अन्य व्याख्या सोच सकते हैं कि इसके अलावा भी इसका स्नानगार का प्रयोग किया जाता हो? तो इस विषय में हमारे पास इतिहास में अन्य स्रोत उपलब्ध नहीं है कि जो हम इसकी व्याख्या कर सकें। जैसे न कोई शिलालेख मिला है, न कोई ग्रंथ और न ही किसी यात्री का विवरण कि जो हम बता सके कि ये किस लिए इनका प्रयोग किस चीज़ के लिए किया जा सकता था। ठीक है, आगे देखिए, जल प्रबंधन कि वहाँ की जो जल प्रबंधन था हड़प्पा सभ्यता का, उनके नगरों का बहुत अच्छा था। ठीक है, पानी नहीं भरता था और पानी का निकास बहुत ही
अच्छे तरह से किया जाता था। देखो, हड़प्पावासी जल प्रबंधन और स्वच्छता को बहुत महत्व देते थे। उनके घरों में स्नान के लिए अलग अलग स्नानागार हुआ करते थे। ये नगर जल निकास प्रणाली से जुड़े हुए थे ये, ठीक है, जो साधारणतः सड़कों के नीचे होती थी। जो नालियाँ होती थी वो सड़कों के नीचे होती थी, जिनमें अपशिष्ट जल बहता रहता था, गंदा पानी बहता था उनमें, ठीक है। इस तरह की नालियाँ ये घर से नीचे होती थी, ये नालियाँ बताई गई, ठीक है। जल निकास प्रणाली है यहाँ पर, जिसके बारे में दिखाया गया है, ठीक है। आगे देखो, मोहनजोदाड़ो में लोग ईंटों से बनाए कुएं से पानी निकाला करते थे, किंतु अन्य क्षेत्रों में तालाब के पास में झरने अथवा मानव निर्मित जलाशयों से पानी लेते होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि सभी कुएं से पानी निकालते होंगे, और भी पानी के पीने के या पानी के रखने के साधन थे। धोलावीरा में गुजरात के कच्छ के रण में 73 मीटर लंबा सबसे बड़ा जलाशय मिला है। सबसे बड़ा जलाशय कहाँ पर मिला है? गुजरात के कच्छ में। कौन जगह कौन सी? धौलावीरा, ठीक है। जलाशय का मतलब है विशाल प्राकृतिक या कृत्रिम स्थान जहाँ पर जल का भंडारण किया जाता है। जल का भंडारण मतलब जल को एकत्रित किया जाता है। जैसे आजकल हम बात करते हैं कि वर्षा के जल को संरक्षण करना चाहिए, तो लोग अब घर पर अपनी टंकी बना देते हैं या एक जगह तालाब खोद देते हैं, तो जिससे जल का संरक्षण किया जा सके। आने वाले समय में बहुत ज़रूरी है ये। तो देखो, पहले आज से 2000-2500 साल पहले भी लोग इस तरह से करते थे। आइए पता लगाए, कक्षा की गतिविधि के रूप में किसी फीते या टेप से अपनी कक्षा, विद्यालय के गलियारे या खेल के मैदान की लंबाई मापे। इस लंबाई की तुलना धौलावीरा के सबसे विशाल जलाशय की लंबाई से कीजिए। धौलावीरा से पत्थरों और यहाँ तक कि चट्टानों को काटकर कम से कम 6 विशाल जलाशयों का निर्माण किया गया था। इनमें से अधिकांश को कुशल जल संचय और वितरण के लिए भूमिगत नालियों से जोड़ा गया था, ठीक है, जिसमें बेकार पानी को निकाला जा सके, फिर से दोबारा से स्वच्छ पानी का भंडारण किया जा सके या स्वच्छ पानी को एकत्रित किया जा सके। यहाँ पर दिया गया है, देखो ये धौलावीरा में चट्टानों को काटकर बनाया गया 33 मीटर लंबा विशाल जलाशय। कितना लंबा है? 33 मीटर लंबा। आगे जलाशयों को इस प्रकार के निर्माण में आवश्यक श्रमिकों की बड़ी संख्या के बारे में सोचें। किसी भी बनाने में कितने श्रमिक लगे होंगे, कितने लोगों ने मेहनत करके इसको बनाया होगा। आपके विचार से उनके कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए निश्चित निर्देश किसने दिए होंगे? जिसने बनवाया होगा उन्होंने दिए होंगे, ठीक है। कार्यों को किस तरह से किया जाए, आपके विचार में उन्हें उनकी मजदूरी के लिए भुगतान वहाँ के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने, या किसी जिसने भी बनवाया उन्होंने दिया होगा। उस समय आज की तरह मुद्रा का प्रचलन नहीं था, तो सामान के बदले काम करते थे लोग, वस्तुओं के लेन देन के बदले काम करते थे। समय पर शौचालय से सफाई करना आवश्यक था, इसलिए उनके रखरखाव के लिए कोई स्थानीय प्रबंध रखे होंगे लोगों ने, बिल्कुल, जिससे नगर उस जलाशय को साफ किया जा सके, उसमें स्वच्छ जल भरा जा सके। नगरों के शासक और नगर प्रशासन के बारे में इसमें हमें क्या संकेत मिलते हैं कि उन्हें लोगों को रखरखाव इस तरह के कार्यभार संभालने के लिए, लोगों से करवाने के लिए इस तरह का प्रबंध किया जाता था या इस तरह का प्रशासन चलाया जाता था। कल्पना कीजिए, आपने शिक्षकों के साथ चर्चा कीजिए, प्रातःवेताओं भी इस प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं कि उनके उत्तर सदैव निर्णायक नहीं होते। आप भी चर्चा करें कि उनको क्या साधन हो सकता है और कैसे कर सकते हैं। तो आप भी विचार करके अपने दोस्तों से, अपने कक्षा, अपने क्लास टीचर, सब्जेक्ट टीचर से बात करें इस पर। हड़प्पावासी क्या खाते थे? हड़प्पावासियों ने अपनी अनेक बस्तियां बड़ी और छोटी नदियों के किनारे बसाई, क्योंकि जो भी बड़ी या छोटी बस्तियां हैं वो नदी के किनारे इसलिए बसाई जाती है क्योंकि उन्हें जल की सुविधा, जल उन्हें आसानी से प्राप्त हो सके, ठीक है। यह सिर्फ जल स्रोतों तक आसानी से पहुंचने के लिए ही नहीं, बल्कि कृषि की दृष्टि से भी एक औचित्यपूर्ण विकल्प रहा होगा, क्योंकि जहाँ नदी बहती रहेगी उसके आसपास का क्षेत्र हरा भरा होगा, ठीक है। जल स्रोत आसानी से या कृषि के लिए पानी आसानी से मिल जाए, क्योंकि नदियाँ अपने आसपास की भूमि को उपजाऊ बनाती हैं। प्राकृतिक खोजें यह दर्शाती है कि हड़प्पावासी दलहन और अनेक किस्म की सब्जियों की अतिरिक्त जौ, गेहूँ, कुछ मोटे अनाज
बाजरा और कभी कभी धान जैसी अनाज की खेती करते थे। ठीक है, कौन कौन सी खेती करते थे हड़प्पावासी? गेहूं की, मोटे अनाज की, बाजरा की और धान की, कभी कभी अनाज की भी खेती करते थे। तो दलहन क्या है? फसलों की श्रेणी, इसमें सेम, मटर के दाने और दालें सम्मिलित हैं, उन्हें दलहन कहा जाता है। यूरेशिया में कपास उगाने में भी वे सर्वप्रथम थे। कपास भी उगाई जाती, कपास की भी खेती की जाती थी। ठीक है, उपयोग में कपड़े बुनने के लिए क्या करते थे? उन्होंने हल सहित खेती के कई उपकरण बनाए हैं। इसमें से कुछ का उपयोग आधुनिक समय में भी किया जा रहा है। उन्होंने कृषि जोतने के लिए हलों का निर्माण किया, हल बनाए, और हम आधुनिक इसमें भी देखते हैं कि आज के समय भी उनका प्रयोग किया जाता है हल के रूप में। गाँव में हम देख सकते हैं, ये हल है उस समय का, आप देख सकते हो, मिट्टी से निर्मित हल का लघु प्रतिरूप है ये, जो हरियाणा में बनवाली से प्राप्त हुआ है। ठीक है, इस तरह से वो इसका बनाया गया प्रतिरूप है ये हल का। आगे देखो, यह गहन कृषि गतिविधि सैकड़ों छोटे ग्रामीण स्थलों अथवा गांवों द्वारा संचालित की जाती थी। अभी की तरह तब भी ग्रामीण क्षेत्रों से पर्याप्त कृषि उपज प्रतिदिन उपलब्ध होने पर ही नहीं जीवित रह सकते थे। मतलब जो नगर थे वो जीवित रह सकते थे, इसके लिए क्योंकि कृषि पर ही अधिकतर निर्भर होते। जैसे आज ग्रामीण क्षेत्रों में, भारत में भी देखते हैं कि कृषि की भी जाती है, फिर से गाँवों से शहरों में भेजा जाता है। शहर भी अप्रोक्स रूप से गाँवों पर ही निर्भर है, क्योंकि गाँव ही कृषि को, गाँव के लोग ही कृषि को पैदा करते हैं। ठीक है, कृषि करते हैं, शहर के लोग तो नहीं जाते वहाँ करने के लिए। ठीक है, तो यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों की पर्याप्त कृषि उपज प्रतिदिन उपलब्ध होने पर ही नगर जीवित रहे होंगे। हड़प्पा वासियों ने मांस के सेवन के लिए अनेक पशुओं को पाला। अब उन्होंने मांस पालन भी किया, तो अनेक पशुओं जैसे बकरा, या मतलब बकरी या भेड़े, इस तरह के पशु पाले होंगे। सुअर, मछलियों के लिए भी वे नदियों या समुद्रों पर निर्भर रहते थे। खुदाई में बड़ी संख्या में पाई गई पशुओं की हड्डियां और मत्स्य जीवाश्म से इसका पता चलता है कि वे पशु भी पालते थे। दूध के लिए बकरी या भेड़ पालते थे, या फिर और खाने के लिए मछली, पशुपालन भी वो करते थे, मछली पालन। ठीक है, हड़प्पा वासियों को खाना पकाने के पात्रों में क्या होता था? मिट्टी के पात्रों की वैज्ञानिक जांच से कुछ प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, जिसमें प्रत्याशित दुग्ध उत्पादन या दूध से बनी हुई चीज़ें जैसे घी या दही, और अप्रत्याशित जैसे हल्दी, अदरक, केले, दोनों प्रकार के अवशेष मिले हैं। स्पेशली उसमें उनके भोजन में बहुत विविधता थी। वो एक तरह के भोजन बनाते हैं, कई तरह के भोजन बनाकर वो खाते थे। ठीक है, इससे यह पता चलता है जब उनकी जांच की गई उनके पात्रों के कि जिसमें वो भोजन बनाते थे। आइए पता लगाएं। मान लीजिए कि आप हड़प्पा के घर में खाना पकाते हैं। आप ऊपर दी गई जानकारी के आधार पर कौन से व्यंजन बनाएंगे जो सबसे अच्छा होगा? कोई जैसे दूध से बने हुए पदार्थ की वो बनाएगा, खीर बनाएगा। कोई जैसे मछली, पशुपालन करते थे वो मछली बनाएगा। कोई और अन्य जैसे बकरे या उनका नॉनवेज जो होंगे वो इस तरह का सब्जी बनाएंगे। ठीक है, सक्रिय व्यापार। हड़प्पावासी न केवल अपनी सभ्यता आसपास या बहुत दूर के अन्य नगरों में, बल्कि भारत के भीतर और भारत की अन्य सभ्यताओं और संस्कृतियों के साथ भी सक्रिय रूप से व्यापार क्या करते थे। वो अपने आसपास के क्षेत्रों में नहीं, भारत के बाहर भी वो व्यापार करते थे, जिसमें उन्होंने आभूषण, लकड़ी, दैनिक उपयोग की कुछ वस्तुएं, संभवतः सोने या कपास से कुछ खाद्य वस्तुओं का निर्माण करते थे, और उनका वो व्यापार भी करते थे, वस्तु विनिमय भी करते थे। ठीक है, उनके सर्वाधिक प्रिय आभूषण कार्नियन के मोती थे, जो अधिकतर गुजरात में पाए जाने वाले लाल रंग के अल्प मूल्यवान पत्थर होते थे। हड़प्पा के कारीगरों ने उनमें छेद करने की तकनीक भी विकसित की थी, ताकि धागे को डालकर उन्हें तरह तरह से सजाया जा सके। उन्होंने शंख से बहुत सुंदर चूड़ियाँ भी बनाई, शंख से चूड़ियों का भी बनाई, जिनका वो व्यापार करते थे। ठीक है, जो गुजरात में पाए जाने वाले लाल रंग के अल्प मूल्यवान पत्थर होते थे, जिनका वो व्यापार करते थे। ठीक है, वो दूसरी सभ्यता में भी मिले हैं, इसलिए
पता चलता है कि इनका व्यापार दूसरे देशों के साथ भी होता था, क्योंकि शंका खोल शक होता है। अतः इन्हें चूड़ियों को बनाने के लिए परिष्कृत तकनीक की आवश्यकता भी होती होगी, तो जिसे वो बनाते थे। यह स्पष्ट नहीं है कि हड़प्पावासियों ने निर्यातित वस्तुओं के बदले में किस वस्तु का आयात किया, कि यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता जो वस्तुओं का वो व्यापार करते थे उनके बदले उन्होंने कौन सी वस्तु ली। ठीक है, यहाँ तांबा हो सकता है, क्योंकि यह तांबा सामान्यतः उनके पास बहुत में उपलब्ध नहीं था, तो तांबा वो तांबे ही मंगवाते होंगे, क्योंकि उस समय जब अवशेषों के रूप में तांबा नहीं मिला, तो वो बहुत ही कम मात्रा में मिला है। जैसा लगता है कि वो तांबे का व्यापार वो बाहर के देशों से करते थे, वस्तु विनिमय करते थे। आइए पता लगा, हड़प्पावासी मुलायम धातु तांबे की कलाकारी में कुशल थे। तांबे में टीन मिलाने पर वे कांस्य धातु बन जाती है। आप पता होगा कि आपको तांबे में अगर हम टीन मिला दें तो कौन सी धातु बनेगी? कांस्य। ठीक है बेटा, जो तांबे की तुलना में कठोर होती है। तांबा मुलायम होता है और तांबे की तुलना में कठोर होती है कांस्य। हड़प्पावासियों ने उपकरण तथा बर्तन बनाने में कांस्य का उपयोग किया है। तो हड़प्पावासियों ने कांस्य का प्रयोग किस में किया है? बर्तन बनाने में और उपकरण को बनाने में, उपकरणों को, है ना। बाद में हम इसकी बनी कुछ छोटी प्रतिमाएं देखेंगे। अब यहाँ पर कुछ प्रतिमाएं दी गई हैं, यहाँ पर देखो आप बच्चों, ये जो दी गया है ये हड़प्पा का हाथी दांत का कंगा जो ओमान के तट पर पाया गया। ठीक है, कितना लंबा है? 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, ये मनके हैं। सूसा में खुदाई में प्राप्त कार्नियम मनके। ठीक है, ये ठीक है, कहाँ पर मिले हैं? कार्नियन में। ठीक है, कार्नियन मनके है, ये खुदाई में मिले हैं। वर्तमान में कहाँ पर? सूसा कहाँ है? ईरान में। इन्होंने इस तरह के व्यापार को संचालित करने के लिए स्थल मार्ग, नदियों तथा अधिक दूरीवर्त गंतव्यों के लिए समुद्री रास्तों का उपयोग किया। यह भारत की प्रथम गहन समुद्री गतिविधि थी, इससे पहले नहीं होती होगी। लेकिन इससे पता चलता है कि दूसरे देश के साथ व्यापार करते हैं तो समुद्र पार करके जाना होगा, तो इस समुद्र के माध्यम से भी इन्होंने व्यापार किया है। वास्तव में गुजरात और सिंध के तटवर्ती क्षेत्रों में कई हड़प्पाई बस्तियां स्थित थी। गुजरात में स्थित एक लघु बस्ती लोथल में आश्चर्यजनक रूप से 227 मीटर लंबाई और 36 मीटर चौड़ाई का एक विशाल बेसिन पाया गया है। इसकी लंबाई फुटबॉल के 2 मैदानों से थोड़ी अधिक है। इसे बेसिन में बंदरगाह जैसी संरचना अवश्य रही होगी, जिसका इस्तेमाल नावों के माध्यम से वस्तुओं के आयात और निर्यात के लिए किया जाता था। तो कहाँ पर मिला है ये बेसिन? ये लोथल में, गुजरात में। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, ये तट है जहाँ से व्यापार किया जाता था। इस प्रकार के व्यापक स्तर पर व्यापार में यह सहायक था कि व्यापारी अपने सामान को एक दूसरे को पहचानने, अनेक वस्तुओं की खुदाई में मिली हजारों की संख्या में छोटी मोहरों का मुख्य उपयोग यही रहा होगा कि वो लोग व्यापार करते थे वस्तुओं के माध्यम से या छोटी मोटी मोहरों के जो वहाँ पर मिली है। ठीक है बच्चों, ये मोहरें एक मुलायम पत्थर स्टीटाइल की बनी थी, जिन्हें गर्म कर कठोर बनाया जाता था। इनका माप केवल कुछ सेंटीमीटर का है। जो ये मोहरें हैं, ये वाली मोहरें कुछ सेंटीमीटर का है इनका माप। ये सारी की सारी क्या हैं? ये मोहरें हैं। सामान्यतः इनके ऊपर जानवरों के चित्र बने हुए हैं। आप देख रहे होगे ये जानवर के यहाँ पर चित्र बने हुए हैं। ठीक है, किंतु इन पर लेखन प्रणाली के कुछ संकेत भी मिलते हैं। जो लेखा हुआ है ये कुछ संकेत हैं। इस लेखन प्रणाली और पशुओं के चित्रों के प्रतीकों के अर्थ को अभी समझा जाना बाकी है, समझा नहीं गया, लेकिन उसको समझने की कोशिश जारी है कि लिखा क्या है, क्या दर्शाना चाहते हैं। पर यह निश्चित है कि ये किसी प्रकार के व्यापार की गतिविधियों से संबंधित है, कि व्यापार में की जाने वाली, प्रयोग की जाने वाली कुछ न कुछ गतिविधि में ये शामिल है। अब यहाँ पर बाएं से दाएं जो है, एक श्रृंगी पशु है, एक बैल है, सींग वाले बाघ,
को दर्शाती हड़प्पा की कुछ मोहरें। कुछ लेखन संकेतों के साथ हड़प्पा की इन 3 मोहरों को देखते हुए आपके मन में क्या विचार आता है कि इस तरह की मोहरें हुई? ये मोहरें गोल भी हो सकती थी, चौकोर आकार में है। इनकी कोई व्याख्या देना चाहेंगे तो आप अपनी मर्जी से अपना कल्पना से दे सकते हैं। जैसे ये गोल सतीत के चित्र बने हो सकते थे और भी, ठीक है, देवी देवताओं के चित्र हो सकते थे, जैसा भी आपको चित्र भी अपना कर सकते थे। ठीक, आगे देखो बच्चों, प्राचीन जीवन। पुरातत्ववेत्ता हड़प्पा वासियों द्वारा निर्मित और उपयोग की गई अनेक वस्तुओं सामान को लेकर आए। जैसे ये एक दर्पण है जो दैनिक जीवन में प्रयोग की जाने वाली, ये मटका है, ठीक है, और ये भार तोलने के लिए किए जाने वाले पत्थर जिनसे भार तोला जाता था, ठीक है, ये छेनी है जिसे बनाया जाता था। ठीक है बच्चों, आगे देखो, ये 25 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक पत्थर का घेरा गया एक खेल बोर्ड है जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। लगभग 4 सेंटीमीटर लंबी मिट्टी की शीटी करणपुरा स्थान से प्राप्त है। हड़प्पा वासियों ने वयस्कों और बच्चों दोनों के मनोरंजन के लिए इस तरह की शीटी मिली है ये, ठीक है। अनेक खेल तैयार किए होंगे, बनाए होंगे। आगे देखो, ये सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक वस्तु है। ये एक छोटी मूर्ति है जिस पर पुरोहित राजा कहा जाता है, ये पुरोहित की मूर्ति है, ठीक है। ये मालूम नहीं है कि ये प्रतिमा किसकी है ये पता नहीं है। स्वास्तिक दर्शाती हुई मोहर है, इस पर स्वास्तिक बना हुआ है, देखो इस तरह का, ठीक है। शक्तिशाली पशुओं से घिरे ऊंचे स्थान पर बैठे त्रिमुखी देवताओं को दर्शाती मोहर है। त्रिमुखी देवता बैठा है यहाँ पर, देखो, ठीक है, ये मोहरें दर्शा रही है। आगे देखो, यहाँ पर ये नर्तकी, ठीक है, जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, ठीक है। यहाँ जोड़ते हुए एक मुद्रा में, नमस्ते की मुद्रा में बैठी एक पक्की मिट्टी की मूर्ति है, और ये है कहानी प्यासे कौवे की बनाता हुआ दर्शाता हुआ चित्र जिसे हम आज भी पढ़ते हैं, प्यासा कौवा, ठीक है। एक पात्र पर प्यासे कौवे की कहानी को दर्शाया गया है, जिसमें से वह पात्र के निचले हिस्से से जल को पीने के लिए एक चतुर तरीका निकालता है, जो हमें कहाँ से मिला है? लोथल से। प्यासे कौवे की कहानी तो सुनिए ना, यहाँ से हमें इसके संकेत यहाँ पर पहले भी दिखाई देते हैं। आगे देखो, पृष्ठ 100 या 101 पर दर्शाई गई वस्तुओं का अध्ययन चित्रित या वस्तुओं को देखते हुए क्या आप उन गतिविधियों और जीवन के पक्षों का पता लगा सकते हैं जो हड़प्पा वासियों के लिए महत्वपूर्ण थे? खाने के लिए, पीने के लिए, प्रयोग किए जाने वाले खेलने के लिए, बिल्कुल, ठीक है। उन सबका नाम लिखना है यहाँ पर। लोथल के पात्र पर दर्शाई गई कहानी को पूरा कीजिए। कौवे की कहानी है, जो कौवा है ना, कौवा, उसकी बात की जा रही है यहाँ पर। आपके विचार से इस कहानी को 4000 से अधिक वर्षों से क्यों याद किया जा रहा है? क्योंकि ये चतुर कहानी है, जरूरत पड़ने पर कौवा भी, पशु भी अपना दिमाग प्रयोग कर आप चीज़ों को प्राप्त कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पर देखो, नर्तकी की लघु प्रतिमा पर विचार कीजिए। इस लघु प्रतिमा पर भाव भंगिमाओं का आप क्या समझते हैं? आपको देखना और बताना है आपको कैसा लगता है, क्योंकि जो वो बाएं हाथ में उसने चूड़ियाँ पहन रखी है, हम आज भी देखते हैं कि राजस्थान में, गाँवों में या कस्बों में इस तरह की औरतें इस तरह की चूड़ियों को पहनती हैं, ठीक है। आगे देखो, अंत अथवा नई शुरुआत। इस हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, ठीक है, और बाद में नई शुरुआत कैसे हुई, ये बताया गया है यहाँ पर। 1900 सामान्य समझ पूर्व आसपास इस सिंधु सरस्वती सभ्यता की सभी उपलब्धियों के बाद उसका हास हो गया। हास मतलब अंत हो गया। इसके नगर एक के बाद एक खाली होते गए। यदि कोई निवासी वहाँ रहे भी तो उन्होंने परिवर्तित वातावरण में ग्रामीण जीवन शैली को अपनाया। मतलब जैसे परिवर्तन हुआ,
हवा वायु परिवर्तन बदला तो वो गांवों की तरफ प्रस्थान करने लगे। ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्ववर्ती सरकार या प्रशासन अब विद्यमान नहीं रहा होगा और धीरे धीरे हड़प्पावासी हजार नहीं तो सैकड़ों की संख्या में छोटी छोटी बस्तियों के रूप में बिखर गए होंगे और वो दूर दूर जाकर बस गए होंगे। इस तरह से इस सभ्यता का अंत हुआ होगा, जो पुरातत्वविद जो अंदाजा लगाते हैं। ठीक है, आगे देखें, आगे विचार करें। हड़प्पावासी ग्रामीण बस्तियों में लौट गए क्योंकि किसी नगरीय जीवन शैली की तुलना में ग्रामीण जीवन शैली भोजन और जल तक सहज पहुंच प्रदान की जाती है। तब से लेकर अब तक नगर भोजन और कभी कभी जल आपूर्ति के लिए गांवों पर निर्भर रहते हैं। आज भी पूर्ण रूप से जो नगर हैं वो गांवों पर ही निर्भर रहते हैं खाने के लिए। ठीक है, इस सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? पुरातत्ववेताओं ने अनेक कारण बताए हैं। कौन कौन से? बहुत समय पहले सोचा गया कि युद्ध या आक्रमण ने इन नगरों का विध्वंस किया होगा कि किसी ने इन पर युद्ध कर दिया होगा या पूरे नगर को तहस नहस कर दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। युद्ध या आक्रमण के कोई निशान नहीं मिलते। जहाँ तक परमाणु की बात की जाती है तो हड़प्पावासियों ने वास्तव में कभी भी कोई सेना या युद्ध के हथियार नहीं रखे। ये अपेक्षाकृत एक शांतिपूर्ण सभ्यता प्रतीत होती है जो शांति में विश्वास करती थी, ना कि किसी युद्ध में। तो युद्ध से इनका विनाश होना असंभव है। अगर युद्ध हुआ होता तो इनके पास लड़ने के जो हथियार होते वो हमें अवशेष के रूप में मिलते। आगे देखो, वर्तमान में दो कारण पर सहमति बनी। कौन कौन से? पहला, 2200 सामान्य संवत पूर्व से विश्व को अत्यधिक प्रभावित करने वाले जलवायु संबंधी परिवर्तनों में से वर्षा में कमी आई होगी या शुष्कता या जिसमें सूखा पड़ा होगा उत्पन्न हुई होगी, जिससे वहाँ लोगों ने वहाँ उन शहरों को छोड़ दिया होगा। इसने कृषि कार्यों को अधिक कठिन बनाया होगा और नगरों की ओर खाद्य आपूर्ति में कमी आई होगी। दूसरा, सरस्वती नदी का मध्य बेसिन सूख गया। सरस्वती नदी धीरे धीरे सूख गई। वहाँ कालीबंगा और बनवाली जैसे नगर अचानक छोड़ दिए गए। इसमें अन्य कारण भी रहे होंगे, लेकिन ये दो कारण हमें याद दिलाते हैं कि हम अपने कल्याण के लिए अपनी जलवायु और पर्यावरण पर कितने निर्भर हैं, कि हमें अपनी जलवायु और पर्यावरण को कितना सुरक्षित रखना चाहिए। नहीं तो जैसे उन सभ्यता का हुआ है ऐसे ही हमारी सभ्यता का ना हो जाए। तो हमें क्या जागरूक होना चाहिए अपनी जलवायु और पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए। यद्यपि नगर लुप्त हो गए, लेकिन हड़प्पा की संस्कृति एवं प्रौद्योगिकी अधिकांशतः बची रही और यह भारतीय सभ्यता के अगले चरण पे पहुंच गई, जिसके बारे में अगले अध्याय में पढ़ेंगे। आगे देखो, यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले सिंधु हड़प्पा या सिंधु सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। हड़प्पा वासियों ने कुशल जल प्रबंधन, विविध शिल्पों और सक्रिय व्यापार के साथ सुनियोजित नगरों का निर्माण किया। विकसित नगरों का निर्माण किया, मतलब विकसित नगरों का निर्माण। उपजाऊ कृषि से नगरों को विभिन्न प्रकार की फसलें प्राप्त हुई। इस सभ्यता जलवायु संबंधी और पर्यावरणीय परिवर्तन के कारण अंत में हास हो गया, मतलब विनाश हो गया। किसके कारण? जलवायु परिवर्तन या पर्यावरण परिवर्तन का। लोग ग्रामीण जीवन शैली की ओर लौट गए, जिससे प्रभावित होकर लोग गाँवों की तरफ लौट गए। तो आगे यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अगले किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवानी है या जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जय हिंद बच्चों।